Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Financial Statement of Companies. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपनी की स्टेटमेंट और P&L किस तरह बनाते हैं वो सिखाया था और उसके अलावा मैंने कुछ आइटम्स बता दी थी, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरह निकालते हैं, अदर इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, और एक्सपेंसेस में मैंने आपको CPC सिखा दिया था, C फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और C फॉर मैंने आपको सिखाया था, P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और C फॉर चेंज इन इन्वेंट्री सिखा दिया था। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, उसमें भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो वो आप खुद निकाल सकते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है नंबर 6 पॉइंट एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए किए जाते हैं उनको एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे हम वर्कर को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, उनके फिजिकल वर्क के लिए सैलरीज देते हैं, मेंटल वर्क के लिए, और कभी कभी कंपनी क्या करती है उनको बोनस दे देती है, लीव एनकैशमेंट दे देती है। लीव एनकैशमेंट का मतलब जैसे उसने छुट्टी नहीं ली तो उसके बदले में कुछ ऐसी छुट्टियां भी होती है जिसकी पेमेंट दे दी जाती है, उनको लीव एनकैशमेंट कहते हैं। ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होते हैं। इसके अलावा लिख लीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। जैसे कंपनी ने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको PF में से कुछ पैसा कंपनी काट लेती है, वो उसके प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। इसके अलावा कंपनी क्या करती है, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए खुद भी PF में से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर देती है। इसको कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कहते हैं। यानी कि जो उनका पैसा करता है प्रोविडेंट फंड का वो तो करता ही करता है, उसके अलावा कंपनी खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है उनके प्रोविडेंट फंड में। ये कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट के लिए कर रही है। एंड अदर फंड्स और कौन से फंड्स हो सकते हैं याद रखना भी, अदर फंड्स लाइक ग्रेच्युटी फंड, उनको ऑनर करने के लिए कंपनी पहले से ही कुछ पैसा जमा करना शुरू कर देती है, इसको ग्रेच्युटी फंड कहते हैं। ठीक है, ग्रेच्युटी फंड जो है कंपनी उनको एक्स्ट्रा पैसे देती है जब वो रिटायर होते हैं। ठीक है, तो ग्रेच्युटी के लिए प्रोविडेंट फंड बनाते हैं। सुपर एनुएशन, हर साल कुछ एनुएशन फंड बनाती है, हर साल कुछ एक्स्ट्रा फंड में पैसा डाल देती है, वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बेनिफिट के लिए होता है। इसके अलावा नंबर 3 स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। जो कंपनी का स्टाफ है, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उनके वेलफेयर के लिए कुछ खर्चे करती है, उसको स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कहते हैं। और सब जैसे फॉर एग्जांपल उनके कैंटीन के खर्चे हो गए, कैंटीन एक्सपेंस। ठीक है, और इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंस, जैसे कोई हमारा एम्प्लॉय बीमार हो जाता है तो मेडिकल एक्सपेंस जो है वो कंपनी करती है, तो वो भी इनके स्टाफ के वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। तो लिख लीजिए मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसके अलावा एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये प्लान क्या है, कंपनी क्या करती है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी उनको एक ऑप्शन देती है कि आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो कंपनी के शेयर लेस प्राइस पर मिलेंगे, जो मार्केट प्राइस से कम पर होगा, तो उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ESOS याद रख लो, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये दे दी जाती है कि आपको कम रेट पर कंपनी के क्या मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे। और इसके अलावा क्या आता है, एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्लान। वो कंपनी के कोई प्लानिंग होती है, परचेज प्लान जो है कम रेट पर उनको मिलते हैं, इसको एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्राइस कहते हैं, प्लान कहते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कुछ खर्चे करती है। याद कर लीजिए, जो हम कंपनी क्या करती है, उनको वेजेस देती है, सैलरी देती है, बोनस देती है, लीव एनकैशमेंट देती है, या कॉन्ट्रीब्यूशन करती है उनके PF में, या ग्रेच्युटी फंड में, या सुपरएनुएशन फंड में, स्टाफ वेलफेयर के लिए कैंटीन के खर्चे करती है, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे देती है, ये एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान दे देती है। तो ये कंपनी के कौन से एक्सपेंसेस हैं, जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस है। तो आपको बार बार मैंने करवा दिया जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 करा रही हूँ।
कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम दैट आर शोन इन नोट्स टू अकाउंट एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कौन कौन से खर्चे हैं जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में होते हैं। तो कुछ खर्चे इन्होंने और एक्स्ट्रा भी दिए होंगे, तो वो एम्प्लॉयज आपने उसमें से छांटने कौन से वाले एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में आते हैं। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32। 31 मैंने नहीं कराया, वो आपका खुद कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। तो आप लिखिए, हेडिंग लिखेंगे हम एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब आपने इसमें से छांट के लिखने की कौन से इसके अंदर आएंगे। अभी मैंने आपको करवा दिया तो आपको याद भी हो गए होंगे। पहले बोला गया सैलरीज। यस, सैलरी जो है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, तो ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट एक्सपेंस में इंक्लूड करती है। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंस मैंने अभी कराया था। मेडिकल एक्सपेंस जैसे मैंने बोला था कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए एक्सपेंस करती है, उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस भी आते हैं। उसके बाद कन्वेंस एक्सपेंस, कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो इसके अंदर नहीं आते। उसके बाद ग्रेचुटी पेड, जो कंपनी ग्रेचुटी पे करती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती है, तो ग्रेचुटी फंड में से ही पे करती है, तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, तो ये इसके अंदर आएगा। फिर आता है नंबर 5 बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। बिजनेस को प्रमोट करने के खर्चे इसमें नहीं आते। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है प्रोविडेंट फंड में, खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। एक तो एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड कट रहा है, वो तो है ही है, इसके अलावा अलग से कंपनी भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है उनके प्रोविडेंट फंड में, इसमें आएगा। तो अब आपको समझ आ गया। इसके अंदर हमने ये पॉइंट्स कर लिए। 2 पॉइंट्स नहीं आए, कौन कौन से। एक तो कंपनी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस के एक्सपेंसेस है वो इसमें नहीं आते, और एक मैंने आपको बताया कंपनी जो बिजनेस के प्रमोशन के खर्चे कर रही है वो भी इसके अंदर नहीं आते। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, इसके अंदर हमें आइटम्स के अमाउंट दे रखे हैं, तो अब आप लिख लीजिए। हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 33 लिखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हमने इनमें से छांटने हैं कौन से खर्चे हमारे एम्प्लॉयज बेनिफिट में आएंगे, तो उनके अमाउंट्स भी दे रखे हैं, इसलिए आप ऐसे लिख लीजिए पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अमाउंट में हम रुपीज लिख लेंगे, कितने रुपीज बनेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें अब आपने देखना है सबसे पहले वेजेस दिया हुआ है 15,60,000 की। कंपनी अपने वर्कर्स को उनके फिजिकल वर्क के लिए जो वेजेस देती है वो एम्प्लॉयज बेनिफिट में आता है, तो लिखिए वेजेस 15,60,000। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, बोनस दे रही है। बोनस भी एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होता है, तो बोनस है 2,80,000, वो भी आप लिख लीजिए। इसके बाद कंपनी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कर रही है, ये भी आएगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट है बेटा 70,000, लिख दिया हमने 70,000। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नहीं आते। ठीक है, अभी मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ, हमने एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस नहीं किए थे। ठीक है, वो नहीं आएंगे। वैसे ये अदर एक्सपेंस में आएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी नहीं आएंगे, वो भी अदर एक्सपेंस में आएंगे। जो सैलरीज दे रहे हैं हम अपने वर्कर को, कंपनी दे रही है अपने वर्कर्स को, वो इसके अंदर आएगी 12,10,000, 12,10,000। ठीक है, ये सारे हो गए कंप्लीट। इसको हम कर देंगे टोटल, तो हम इसको ऐड करके देखते हैं कितना आया। 31,20,000 आ गए, 31,20,000 आ गए। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस नहीं आए, एंटरटेनमेंट नहीं आया और ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं आए, वो अदर एक्सपेंस में आएंगे। इसके बाद हमारा आता है नया टॉपिक फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है जब हम लोन लेते हैं तो हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उसको हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। और फाइनेंस कॉस्ट जो है वो 2 तरह के खर्चे इसके अंदर आते हैं, लिख लीजिए फाइनेंस कॉस्ट। एक तो आते हैं हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। आप इसको पेज नंबर इसके जो दे रखा है फाइनेंस कॉस्ट का, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। आपको पेज नंबर दे रखा है
1.72 यहाँ पर 7 पॉइंट है। ये फाइनेंस कॉस्ट मैं आपको बता देती हूँ। एक आता है हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि कौन कौन से आते हैं इसमें, आप इसमें लिख लीजिए। जो हम बैंक से लोन लेते हैं, मान लो बैंक से जब लोन लेते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म ना, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक। जब हम बैंक से लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म जैसे लोन लेते हैं, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है। दूसरा आता है इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट। जैसे कंपनी हम क्या करते हैं, मान लो कंपनी है, उसका बैंक में बैलेंस है, मान लो 1 लाख रुपये, कंपनी मान लो 20,000 निकाल लेती है, तो वो 20,000 ज़्यादा निकाला, वो ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है कंपनी को। तो इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट फाइनेंस कॉस्ट है। या कभी कभी कंपनी कैश क्रेडिट मतलब कुछ लिमिट ले लेती है कि हम इतना पैसा निकालेंगे, धीरे धीरे कंपनी पैसा निकालना शुरू कर देती है, तो उसको कैश क्रेडिट कहते हैं। कैश क्रेडिट लिमिट जो बैंक से ली है उसके ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये कंपनी के लिए इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट है। सी पॉइंट आता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। कंपनी क्या करती है, अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। तो ये कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट का क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। कंपनी इंटरेस्ट दे रही है डिवेंचर्स पर, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, या फिर क्या कर रही है, पब्लिक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे कर रही है। तो कंपनी के लिए क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। तो फाइनेंस कॉस्ट में 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, कौन कौन से, एक तो इंटरेस्ट से रिलेटेड खर्चे हो गए, ये सारे मैंने बता दिए। जो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, टर्म लोन जो बैंक से लिया उस पर, बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट पे कर रही है, या कैश क्रेडिट पर इंटरेस्ट पे कर रही है, या इंटरेस्ट पे कर रही है डिवेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, या पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर, वो आ जाते हैं। और दूसरा इसके अंदर आ जाता है, ऐसे कर लीजिए, दूसरा आता है अदर बोरिंग कॉस्ट। कंपनी जब बोरो करती है मनी तो कुछ बोरिंग कॉस्ट होती है, वो भी इसके अंदर आ जाती है फाइनेंस कॉस्ट में। कौन कौन सी, ये पॉइंट आप लिखोगे तो लिखने से आपको याद हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आपको याद होगा जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो डिस्काउंट पर अगर इशू करती है तो कंपनी को लॉस होता है। एक तो वैसे डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, या लॉस भी होता है कंपनी को इशू डिवेंचर में। जैसे कंपनी डिस्काउंट पर भी इशू कर रही है और प्रीमियम पर पे कर रही है, तो ये इशू ऑफ डिवेंचर्स पर जो रिटर्न ऑफ करते हैं हम, ये कंपनी के लिए क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। या फिर क्या करती है कंपनी, प्रीमियम देती है, प्रीमियम पेबल ऑन डिवेंचर। कंपनी के डिवेंचर के लिए मान लो 100 रुपीज़ है, कंपनी उसको पेमेंट 105 के हिसाब से कर रही है, तो 5 रुपीज़ का डिवेंचर के पीछे कंपनी को क्या है, लॉस है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये कंपनी की बोरिंग कॉस्ट का खर्चा है। कंपनी बोरो करती है ना मनी, डिवेंचर होल्डर से को डिवेंचर इशू करती है, लॉस पर भी इशू कर सकती है। लॉस का मतलब होता है कि कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू किए और प्रीमियम पर रिडीम कर रही है, तो ये कंपनी के लिए बोरिंग कॉस्ट है। सी पॉइंट आता है, लिखिए लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। लोन को लेने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, वो कंपनी पे करती है, तो बोरिंग कॉस्ट का एक्सपेंस है। गारंटी चार्जेस, कई बार कंपनी को क्या देनी पड़ती है, गारंटी देनी पड़ती है, तो उसके चार्जेस लगते हैं, गारंटी चार्जेस, वो भी कंपनी की बोरिंग कॉस्ट का क्या है, खर्चा है। कमिटमेंट चार्जेस, कभी कभी कमिटमेंट्स करनी पड़ती हैं तो उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो ये एक्सपेंस है। कौन से, बोरिंग कॉस्ट है मतलब कंपनी के लिए। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, कमीशन पे करनी पड़ती है, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। जो डिपॉजिट इधर से उधर जाता है तो उसके लिए हमें कमीशन पे करनी पड़ती है। कई बार हमें लेना पड़ता है किसी से पैसा, तो हमें क्या करना है,
कमीशन देनी पड़ती है। कई ब्रोकर होते हैं जो अपनी कमीशन चार्ज करते हैं, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। तो याद रख लेना ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। अब हम इसका ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 34 है, तो समझो पहले इसको। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम टू बी शोन इन द नोट्स टू कॉमन फाइनेंस कॉस्ट। बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो आपने इसमें से छांटना है कि कौन सा आपका फाइनेंस कॉस्ट है। तो फाइनेंस कॉस्ट में आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस कर लिए हैं, तो आपने देखना है कि कौन से इसके अंदर आएंगे, क्योंकि आपको मिक्स दिए होंगे, तो आपने छांटने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, इसका हेडिंग लिख लो फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब आप देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखो सबसे पहले है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। यस, जो कंपनी बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट पे करेगी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कंपनी के अकाउंट में पैसे कम है पर कंपनी ने ज़्यादा पैसे निकाल लिए, तो बैंक वाले उनसे क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ओवरड्राफ्ट पर। तो ये कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट है। नंबर 2, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। कंपनी क्या करेगी? जो बोरो करेगी मनी, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, कंपनी ने जो बोरो किया मनी उसके ऊपर क्या दे रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कंपनी के लिए वो फाइनेंस की कॉस्ट है। इसके बाद जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है टर्म डिपॉजिट पर, कंपनी को रिसीव हो रहा है, ये कंपनी का एक्सपेंस नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, ये तो उल्टा कंपनी की इनकम है। अब थर्ड पॉइंट करते हैं हम। सॉरी थर्ड तो आना नहीं, सॉरी इसके अंदर फोर्थ में क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर रिटर्न ऑफ। बिल्कुल आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कंपनी कई बार अपने डिवेंचर इशू करती है, इसके ऊपर डिस्काउंट पर। जैसे मान लो कंपनी ने 100 रुपये वाला डिवेंचर 98 में दिया, तो जो 2 रुपीज पर डिवेंचर के पीछे कंपनी को लॉस हो रहा है, वो इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन। कंपनी जो है टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, तो कंपनी के लिए वो फाइनेंस कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन। ठीक है बेटा, जो किसी टाइम पीरियड के लिए कंपनी ने लोन लिया है तो उसके ऊपर पे करिए। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा और फिफ्थ लिखा, फोर्थ वाला नहीं लिखा क्योंकि वहां तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था, तो वो कंपनी के लिए इनकम है। अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें आइटम्स दे रखी है और उनके अमाउंट्स भी दे रखे हैं, तो आप एक फॉर्मेट बना लीजिए। लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 35 पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, हेडिंग डालो फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब हमें देखते जाना कौन सा इसके अंदर आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। अब देखो सबसे पहले हमें दिया इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। जो कंपनी कैश क्रेडिट एक लिमिट डिसाइड कर लेती है कि हम इतने पैसे निकाल लेंगे, तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पूरी लिमिट के ऊपर। तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है 2,20,000 फाइनेंस कॉस्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है, तो ये भी कंपनी के लिए क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। ठीक है बेटा, दैट इज ऑफ रुपीज 3,50,000। 3,50,000। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है? कमिटमेंट चार्जेस पे कर रही है, तो ये कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट है। लिख लीजिए कमिटमेंट चार्जेस। ये कितना रुपीज है? 20,000। उसके बाद बैंक चार्जेस दिए, ये नहीं आएंगे। बैंक चार्जेस जो है अदर एक्सपेंस में आता है। उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट पर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट है। अमाउंट है बेटा 80,000। उसके बाद कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ये कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है। दैट इज ऑफ रुपीज 16,000। ठीक है,
16,000। अगर मैं इसमें से आपको बताना चाहूँ तो कंपनी के इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेंस कितने हैं, ये वाले, एक ये दो और एक ये तीन, यानी कि जो कंपनी का अगर हम बात करते हैं, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ कमिटमेंट चार्जेस को, ठीक है। तो ये ऊपर लिख लेते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट। ये सारे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये कंपनी के कौन से चार्जेस हैं, ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो लिख लीजिए इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट 80,000। ये तीनों के तीनों कंपनी के कौन से हैं एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो ये फाइनेंस कॉस्ट ही है, पर ये किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो ठीक है, इसको आप नाम देना चाहते हो, अपने नाम दे सकते हो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये कितना बनेगा, आप देख सकते हो, इंटरेस्ट पेड और एक्सपेंसेस। इसको मैं ऐड कर ही देती हूँ, यहाँ पे और अमाउंट बना लीजिए आप, ठीक है। ये आया आपका, ऐड करो 6,50,000। तो आप आंसर में से देख सकते हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारा कितना आ रहा है। क्वेश्चन जो है 6,50,000, एक मिनट, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हमारा 6,50,000 आया, ठीक है, 6,50,000 आ गया ये। उसके बाद जो बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है एक्सपेंसेस, उसमें अभी मैंने आपको क्या बताना है, अभी बताया था वो पॉइंट मैंने रब कर दिया, क्योंकि मैं अभी आपको फिर दोबारा से बता दूंगी। ये तो थे हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, अदर बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड भी थे, वो भी लिख लीजिए। ये टिक तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। अदर बोरिंग कॉस्ट में कौन से आएंगे, अदर बोरोइंग कॉस्ट, इसमें एक तो मैंने बोला कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, और उसके बाद क्या है आपका कमिटमेंट चार्जेस है। कमिटमेंट चार्जेस हमारे 20,000 है, तो वो लिख लीजिए कमिटमेंट चार्जेस। ये बोरो करने की कॉस्ट है। ये अमाउंट कितना बेटा, दैट इज ऑफ ₹20,000, ठीक है। तो ये इनका टोटल आ गया 36,000। तो 36,000 हमारी कौन सी कंपनी की अदर बोरिंग कॉस्ट है, और 6,50,000 कंपनी की वो वाली एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस है। तो आप इसको ऐड कर दो, 6,86,000 कंपनी के कौन सी आगे बेटा, फाइनेंस कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब आपको मैं अगला टॉपिक जो है अदर एक्सपेंस कराने जा रही हूँ। सिर्फ मैं इसको ऑलरेडी समझा देती हूँ, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है पेज नंबर 1.44 पर। वैसे मैं आपको अदर एक्सपेंस से पहले ही एक डी रह गया, पॉइंट D4 मैंने आपको बताया था, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन मीन्स डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जो हमारी फिक्स एसेट है उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। ये पॉइंट नंबर 8 है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन मीन्स डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ये मैं बता ही देती हूँ आपको। डेप्रीसिएशन का मतलब है डेप्रीसिएशन लगाना बिल्डिंग के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग पर। लैंड पर डेप्रीसिएशन नहीं लगता, लैंड एंड बिल्डिंग पर लगता है। इन्वेस्टमेंट पर डेप्रीसिएशन नहीं लगता। डेप्रीसिएशन में आ जाएगा डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के अंदर क्या आएगा आपका, अमोर्टाइजेशन में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट, जैसे कि हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ पेटेंट्स रिटर्न ऑफ या ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटर्न ऑफ। जो इनटेंजिबल एसेट्स है ना, उनका रिटर्न ऑफ इसमें आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटर्न ऑफ।
ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन मीन्स जितनी भी टेंजिबल फिक्स एसेट है वो रिटर्न ऑफ हो रही है। तो जितनी भी हमारी इनटेंजिबल फिक्स एसेट है जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये जो सॉफ्टवेयर रिटर्न ऑफ है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट है इसका अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस में जो सारे एक्सपेंसेस बच रहे हैं आपको ये ओरली समझा रही हूँ। जैसे कैरिज आ जाता है, कैरिज इनवर्ड आता है जी, कैरिज इनवर्ड को कैरिज ऑन परचेज कहते हैं। कैरिज आउटवर्ड आ गया, कैरिज ऑन सेल कहते हैं इसको। जैसे फ्रेट आ जाता है, कैरिज और फ्रेट एक ही नाम है। और मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, रेंट देते हैं, रेट लगता है, टैक्स देना पड़ता है, इंश्योरेंस देते हैं। इंश्योरेंस में से हम प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर देते हैं। जो हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलो कर रहे हैं, कमीशन अलो कर रहे हैं, बैड डेट हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गया, रिपेयर कराते हैं मशीन की या बिल्डिंग की रिपेयर कराते हैं, किसी फिक्स एसेट की रिपेयर कराते हैं, वो आ जाता है। ट्रेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस आ जाते हैं, ऑफिस के चार्जेस आ जाते हैं, बैंक के चार्जेस आ जाते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आ गया, डायरेक्टर की फीस है, ऑडिटर की फीस है, कन्वेंस चार्जेस हैं, जैसे ट्रैवलिंग के खर्चे हो गए, कोरियर एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन के खर्चे हो गए, इंटरनेट के एक्सपेंसेस हो गए, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, जो शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ होते हैं या अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ होती है, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा अदर एक्सपेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 36 कराने जा रही हूँ, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमें मिक्स दे रखे एक्सपेंसेस, तो उसमें से आपको छांटने हैं कि कौन से आएंगे ना। इसमें लिख लीजिए अदर एक्सपेंसेस, कौन कौन से इसमें आएंगे। अब सबसे पहले देखिए नंबर 1 है कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स। जो लूज टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कैंची है, हथौड़ी है, पेचकस है, कील है या पेच है, वो सारे कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स आ जाएगा इसके अंदर। अदर एक्सपेंस में लिख लीजिए कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। वो इसमें नहीं आते क्योंकि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है, वो इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वेजेस, वो भी वेजेस नहीं आती क्योंकि वो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में आता है। फिर कुरियर एक्सपेंस आएंगे इसमें, कुरियर एक्सपेंसेस, जो कुरियर चार्जेस लगते हैं वो हमारा अदर एक्सपेंस में आएगा। इसके बाद कैरिज आउटवर्ड, कैरिज चाहे इनवर्ड हो चाहे कैरिज आउटवर्ड हो। कैरिज इनवर्ड होता है कैरिज ऑन परचेज और कैरिज आउटवर्ड होता है कैरिज ऑन सेल। कभी कभी जब हम गुड्स को बेचते हैं तो हमारा कस्टमर पहले ही कह देता है कि कैरिज आप भर देना, चाहे बाद में हमसे वसूल कर लेना। कई बार हम उनसे वसूल करते हैं, कई बार नहीं। जो कैरिज आउटवर्ड हम पे करते हैं, ठीक है, वो हमारा चाहे इनवर्ड भी क्यों ना होता वो भी इसके अंदर आता है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ करते हैं जो हम अपने कस्टमर को, तो ये डिस्काउंट अलाउड भी अदर एक्सपेंस में आता है, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद आता है बैंक चार्जेस, बिल्कुल आएंगे इसमें बैंक चार्जेस, अदर एक्सपेंस में आते हैं बैंक चार्जेस। उसके बाद आता है बेटा रेंट फॉर वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम का किराया। तो ये जो हमारा गोदाम का किराया हमें अगर देना पड़ रहा है तो रेंट पेड है, तो रेंट फॉर वेयर हाउस। अब बच्चे गलती पता क्या करते हैं, वो कहते हैं मैम हमने रेंट करा था, तो मैं बोलती बेटा वो अदर इनकम में किया था, रेंट रिसीव्ड तो वो अदर इनकम है, जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो अदर एक्सपेंस में आएगा। फिर डेप्रिसिएशन और मशीनरी नहीं आएगा क्योंकि वो डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में आना है। ग्रेचुटी पे करते हैं, तो हम ग्रेचुटी किसको पे करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को, तो वो एम्प्लॉइज बेनिफिट में आएगा। जो गुडविल रिटर्न ऑफ होगा वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसके बाद हमें और क्या बोल रखा है कि अंडर विच लाइन आइटम मेजर हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L कंपनी फॉलोइंग आइटम विल अपीयर, की कुछ आइटम दे रखी हैं उसके हेड्स बताने हैं। तो आप लिखिए जरा, इसमें आप 2 कॉलम बना लीजिए, एक हेड का एक मेजर हेड का, क्योंकि इसमें हेड और सब और हेड आइटम्स पूछी गई है कि कहाँ पर आएगी, कौन से हेड में आएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 37 समझ लीजिए। एक तरफ लिखो आइटम्स, एक तरफ लिखो मेजर हेड्स, मेजर हेड्स। आप देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। लोन प्रोसेसिंग, कंपनी जब
लोन अवेल करती है तो कुछ चार्जेस पे करती है, तो ये कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है। जब कंपनी सेल ऑफ प्रोडक्ट करती है, सेल ऑफ प्रोडक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स हो, सेल ऑफ स्क्रैप हो, तो ये कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आता है। तो इसका हेड क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हमें देखा लीव एनकैशमेंट। आपको याद होगा जब मैंने वो कराया था एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, उसमें लीव एनकैशमेंट कराया था कि कभी कभी हमारे जो वर्कर्स हैं वो क्या नहीं करते, लीव नहीं लेते, तो कुछ लीव्स के लिए कंपनी उनको क्या करती है, पेमेंट करती है। इसको लीव एनकैशमेंट कहते हैं। तो ये आएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं कुरियर एक्सपेंस की। अभी मैं करवा के एक मिनट, सॉरी, कन्वेंस एक्सपेंस की। कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब क्या होता है, जो हम ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस करते हैं तो वो हमारा अदर एक्सपेंस में आता है। अभी मैं इसको करवा के हटी हूँ, तो आप इसको किसमें लिखोगे, अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज्ड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज मीन्स रिटर्न ऑफ होना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज हो रहा है, तो इसका हेडिंग क्या था, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज मीन्स रिटर्न ऑफ, तो आप लिख लीजिए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है। जब अमोर्टाइजेशन करते हैं जितने एक्सपेंसेस हैं, जैसे पेटेंट रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। कंपनी जब कैश क्रेडिट लेती है तो उसके ऊपर क्या देती है, इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ये कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट का क्या है, एक्सपेंस है, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। जो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हम इंटरेस्ट के खर्चे नहीं लिखते वो है ये। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट करते हैं बेटा, दैट इज मटेरियल परचेज्ड। आपको याद होगा मटेरियल परचेज कहाँ आता है, जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सिखाया था, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल में हम परचेजेस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लिखिए मटेरियल परचेज्ड, ये आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है बेटा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, इसके अंदर का स्टेट द मेजर हेड अंडर विच द फॉलोइंग आइटम विल बी अपीयर। अब वही सेम आपने कॉलम बनाने हैं, एक तो आइटम्स का और एक दूसरा आपने मेजर हेड्स का। तो जैसे मैंने अभी आपको बनवाया था वैसे बना लीजिए। पहले आप बना लीजिए एक तरफ आइटम्स और एक तरफ मेजर हेड। अब आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, पहले आइटम्स फिर मेजर हेड्स। अब सबसे पहले हमें दे रखा है लॉस ऑन इशू और डिबेंचर रिटर्न ऑफ। नंबर 1, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। अब आपको पता है कि जब कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो कंपनी को लॉस होता है। लॉस कैसे होता है कि जैसे कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू की है, तब भी कंपनी के लॉस है, यहाँ प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ।
तो ये कंपनी की कौन सी कॉस्ट है, ये कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है, तो इसका हेड लिख लो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड पेड नहीं है, ये ध्यान रखना, ये डिविडेंड रिसीव्ड है, तो ये कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, तो लिख लीजिए अदर इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड अगर पेड होता तो आप इसको एक्सपेंस मानते, डिविडेंड रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है तो अदर इनकम आएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेल ऑफ सर्विस। सेल ऑफ गुड्स आ जाए, सेल ऑफ सर्विस आ जाए, या सेल ऑफ स्क्रैप आ जाए, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, सेल ऑफ सर्विसेज। इसको लिख लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद अगला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड। कंपनी कंट्रीब्यूट करे ग्रेच्युटी फंड में, ये किसके लिए किया जाता है, एम्प्लॉयज के लिए, तो ये एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। देखिए कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए करती है, तो ये आ जाएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद जो मेडिकल एक्सपेंस करती है कंपनी, वो किसके लिए करती है, अपने एम्प्लॉयज के लिए करती है, तो ये भी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस ये आएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद अगला आता है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस जो है ये आता है अदर एक्सपेंस में, मैंने अभी सबसे लास्ट में करवाया भी था बैंक चार्जेस, ये आ जाता है अदर एक्सपेंस में, बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कैरीज आउटवर्ड। मैंने बोला था कैरीज आउटवर्ड को कैरीज ऑन सेल कहते हैं, चाहे कैरीज इनवर्ड आ जाए चाहे कैरीज आउटवर्ड आ जाए, वो दोनों ही कंपनी के लिए अदर एक्सपेंस है। कैरीज आउटवर्ड्स अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे। उसके बाद बैड डेट रिटर्न ऑफ, मैंने जैसे आपको बताया था बैड डेट रिटर्न ऑफ हो जाए या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाए, तो ये कहाँ आता है, अदर एक्सपेंस में। तो ये लास्ट पॉइंट है, लिख लीजिए बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये अदर एक्सपेंस में लिख लीजिए। अब हमारा अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। पहले लिख लीजिए बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। अब बेटा इस क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन में पूछा गया अंडर विच मेजर हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए फाइनेंशियल कंपनी द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर। फाइनेंशियल कंपनी के लिए आइटम्स को किस तरह से हमने दिखाना है हेड में, तो क्वेश्चन लास्ट है। अब ध्यान से समझना कि फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या क्या उनकी रेवेन्यू होती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, या एनी रेवेन्यू फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विस, वो सारी उनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है। तो आप देखिए सबसे पहले नंबर 1 कमीशन पे आपने हेडिंग बनाना है आइटम्स और मेजर हेड। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ये आपको याद होगा हमने किसमें किया था, फाइनेंस कॉस्ट में, तो आप लिख लीजिए फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है फाइनेंस कॉस्ट। अब डिविडेंड रिसीव्ड है, अब ये समझना कौन सी कंपनी फाइनेंशियल कंपनीज है, तो इनका रूटीन का है, इसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लेंगे। अगर ये नॉन फाइनेंशियल होता तो हम इसको हम डिविडेंड रिसीव्ड को हम अदर इनकम में लेते, पर अब हम क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का कर रहे हैं तो डिविडेंड रिसीव्ड किस में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशंस में लिख लीजिए डिविडेंड रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है, देखिए नंबर 3, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स चाहे हमारी फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, क्योंकि रिफंड आ रहा है इनकम टैक्स से, तो ये इनकम टैक्स का रिफंड जो है कंपनी के लिए अदर इनकम है, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो। लिख लीजिए अदर इनकम, अदर इनकम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीज रेंट। लीज का मतलब होता है जब हमने कोई किराए पर ली है, मान लो कोई जमीन ली है तो उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो लिख लीजिए लीज रेंट, ये अदर इनकम एक्सपेंस में आएगा। लीज रेंट, लीज पर लेकर हमने जैसे ठेके पर कोई जमीन ली है तो हम उसका किराया दे रहे हैं, तो ये अदर एक्सपेंस में आएगा, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आता है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी की बात होती तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं हो सकता था, वो अदर इनकम में आता, पर अब हम फाइनेंशियल कंपनी के लिए करें तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमें दे रखा है एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। कंपनी कभी कभी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि कंपनी के वो शेयर ले सकते हैं जो कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर होंगे, तो ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए खर्चे किए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये किसके लिए किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, तो इसको एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस कहते हैं, बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद हम अगला करते हैं दैट इज ऑडिट फीस। जो ऑडिटर आता है, हम ऑडिटर को ऑडिटिंग करने की फीस देते हैं, तो ये कंपनी के लिए अदर एक्सपेंस में आएगा, ऑडिट फीस, ठीक है, ये अदर एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। अब लास्ट है, लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कंपनी क्या करती है, जो डिबेंचर इशू करती है तो पहले से डिसाइड कर लेती है इनकी रिडम्पशन कब करनी है और किस पर करनी है, पार पर रिडीम करना है या प्रीमियम पर। तो ये जो प्रीमियम पर रिडीम कर रही है कंपनी, तो ये कंपनी के लिए क्या है, फाइनेंस की कॉस्ट है। प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है, ये प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी तो प्रीमियम पर रिडीम करेगी, तो ये कंपनी के लिए क्या है, डिबेंचर आगे लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ, कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा कंपनी के लिए फाइनेंस की कॉस्ट, क्योंकि कंपनी जब फाइनेंस कर रही है उनसे पैसा ले रही है, पहले से डिसाइड कर रही है कि आपको प्रीमियम पर पेमेंट करेगी। सो बेटा आपने इस वीडियो में क्या सीखा, जितने मैंने वो करवाए थे, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिया था। फिर इसमें आपने क्या सीखा, फाइनेंस कॉस्ट किस तरह से निकालते हैं, कंपनी की अदर एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं, या जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से करते हैं। मिसलेनियस आइटम्स में मैंने आपको बता दी कि कुछ आइटम्स को किस हेड में शो किया जाता है, तो ये आपने सीखा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.